तो आइए हम देखते हैं जो है गांधी जी के जो है कुछ सामाजिक दार्शनिक और उनके प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं एक नज़र में। पत्र पत्रिकाएं हम इनका देखते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं क्या हैं। जैसे कि आज जनमत तैयार करने के लिए, तमाम अपनी विचारधाराएं अवगत कराने के लिए तमाम सोशल साइट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तमाम प्रकार की साइटें हैं। लेकिन उस समय तो समाचार पत्र थे, पत्र पत्रिकाएं थी, इन्हीं माध्यम था जिससे हम लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ा सकते थे, अपनी विचारधारा को अवगत करा सकते थे। तो इसी क्रम में जो है गांधी जी के समाचार पत्र पत्रिकाओं को जो है देखेंगे। तो इसमें जो है इंडियन ओपिनियन अखबार, अभी जैसे मैंने बताया इसके पहले, इंडियन ओपिनियन अखबार कहाँ से प्रकाशित होता? दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था, गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, अंग्रेजी में। इंडियन ओपिनियन अखबार महत्वपूर्ण है, दक्षिणी अफ्रीका से प्रकाशित होता था, जो 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में। लेकिन प्रकाशित कहाँ से होता था? दक्षिणी अफ्रीका से, चूंकि उस समय दक्षिणी अफ्रीका में थे तो वहीं से प्रकाशित होता था। अब आते हैं हम यहाँ जो भारत में महत्वपूर्ण इनकी पत्र पत्रिका समाचार एवं प्रकाशन के बारे में देखते हैं। नवजीवन हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। महत्वपूर्ण है गांधी जी के समस्त पत्र पत्रिकाएं, तो इसको जो है जरूर ध्यान से रखिएगा, देखते जाइए, याद होता चला जाएगा। नवजीवन हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। हरिजन इनका साप्ताहिक जो है पत्र था, साप्ताहिक अर्थात सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। अंग्रेजी में भी था ये, हिंदी में भी था, गुजराती में भी था ये। अगला आता है यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है कैसे था? ये अंग्रेजी में था। यंग इंडिया, एक न्यू इंडिया है, ONE बेसेंट का है, ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इस तरीके के ऐसे जो है समाचार पत्र हैं जो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको जानते रहिए। ये कौन है? इसका सही नाम द यंग इंडिया है, लेकिन यंग इंडिया इसको जो है जानते रहिए। हिंद स्वराज इनकी एक पुस्तक है, किताब है, समाचार पत्र नहीं, पुस्तक हिंद स्वराज। इसको लिखा था इन्होंने 1909 में, लंदन से जब दक्षिणी अफ्रीका जा रहे थे, डेक पे, जहाज पे लिखा था ये पुस्तक हिंद स्वराज। महत्वपूर्ण इसी में स्वराज की इन्होंने अवधारणा दी थी और ब्रिटिश संसद को वैश्या और बांझ कहा था। क्या कहा था इस पुस्तक में? ब्रिटिश संसद को वैश्या एवं बांझ की संज्ञा दी थी। किसको? ब्रिटिश संसद को। कारण क्या था? ब्रिटिश संसद की कार्य प्रणाली को देखते हुए इन्होंने क्या कहा था? वैश्य एवं बांझ और स्वराज की जो है अवधारणा इसमें प्रकट की थी। 1909 में प्रकाशित हुआ था, जब ये जो है कहाँ से जा रहे थे? लंदन से जो है दक्षिणी अफ्रीका जा रहे थे। ये ध्यान रखिएगा। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये थोड़ा सा कम आप लोगों को किताब मिलेगी कहीं। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये भी महात्मा गांधी की रचना है, जिसका प्रकाशन जो है 1955 में होता है गांधी जी की मृत्यु के बाद, लेकिन एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। अब आते हैं इनकी जो जीवनी है, चर्चित जीवनी है, जिसमें पढ़ने के बाद इनके बारे में हम बहुत कुछ जान जाते हैं इनके बारे में, तो उसकी चर्चा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? इनकी जीवनी है, गांधी जी की क्या है? जीवनी। अगर पूछा जाए कि किस भाषा में लिखी गई थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये मूलतः जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। बाद में कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, लेकिन गांधी जी द्वारा लिखा किस में गया था? मूलतः गुजराती में। या इसी को कहते हैं मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी जीवनी है, जो मूलतः गुजराती में लिखी गई थी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके सामाजिक कार्य, क्या इनके जो है सामाजिक कार्य थे। सामाजिक कार्यों के बारे में हम जो है इनके बारे में देख लेते हैं। तो गांधी जी के सामाजिक कार्यों में इन्होंने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ, शिक्षा के बारे में था, गोरक्षा संघ की स्थापना की थी। ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ और गोरक्षा संघ गाँव को बहुत महत्वपूर्ण देते थे। जो अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायती राज लाया गया या ग्राम स्वशासन लाया गया, ये क्या है? गांधी जी का उस पर क्या है? पूर्ण प्रभाव है। तो ग्रामों को एक जो है एक बहुत अच्छी क्या ही मानते थे, प्रशासन में उनकी भागीदारी के लिए विकेंद्रीकरण के बारे में बहुत परिचर्चा करते थे। साथ में शैक्षिक उन्नति के लिए शिक्षा के बारे में इनकी सोच थी कि लोगों को रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी, जिसके माध्यम से लोग अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इसी तरीके से गोरक्षा संघ की इकाइयों की स्थापना के भी जो है पक्षधर थे। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व। देखिए गांधी जी और नेहरू के बारे में एक तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन किया जाता है तो बताया जाता है, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारी उद्योगों के समर्थक थे, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं देश में, ताकि जो है जो कोर उद्योग रहेंगे उनके माध्यम से छोटे उद्योगों का विकास होगा और उससे
आम लोगों का विकास होगा। लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, चूंकि भारत एक गांव का देश है तो यहाँ जो उत्पादकता है बहुत छोटे स्तर पर है, इसलिए जो लघु और कुटीर उद्योगों को महत्व दिया जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका जो है जीवन यापन और सरलता से हो सकेगा। तो ये लघु और कुटीर उद्योगों को रोजगार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानते थे। तो यहाँ प्रश्न अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो भारी उद्योगों को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू महत्व देंगे, लघु और कुटीर उद्योगों को महत्व जो है महात्मा गांधी देंगे। इसको जानते हैं। अछूतों को हरिजन की इन्होंने क्या की, संज्ञा दी। परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय इन्होंने क्या बताया, आत्मनियंत्रण, अर्थात परिवार नियोजन जो है प्रभावी कैसे होगा, आत्मनियंत्रण से, सेल्फ कंट्रोल द्वारा ये जो है चर्चा करते हैं। प्रश्न आ चुका है पीसीएस में, एक बार इसको जानते रहिए। अब इनका हम जो है दार्शनिक विचारधारा देख लेते हैं। महात्मा गांधी की दार्शनिक विचारधारा देखिए, दार्शनिक विचारधारा में जब हम आ जाते हैं तो इनकी कई प्रकार की विचारधाराएं प्रकट होती हैं विभिन्न मुद्दों को लेके। तो जैसे मान लीजिए सर्वोदय है, पहला क्या है, सर्वोदय, अर्थात सर्वोदय का मतलब सबका उदय। सर्वोदय का मतलब सबका उदय, जाति, धर्म, लिंग, शक्ति, योग्यता आदि में किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना क्या है, सबका हित सर्वोदय हो। सर्वोदय अगर पूछ लिया जाए, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सर्वोदय शब्द इन्होंने किससे ग्रहण किया था, तो रास्किन से लिया था। एक रचना थी अनटू द लास्ट, अंग्रेज साहित्यकार थे, उनसे जो है सर्वोदय की विचारधारा को जो है लिए थे। अगला आ जाता है इनका शब्द महत्वपूर्ण जो है सर्वोदय, तो उनसे लिए थे किसके, रास्किन अंग्रेज साहित्यकार थे। सर्वोदय की अवधारणा ली जिसमें सबका उदय, जाति, धर्म, लिंग, शक्ति, योग्यता आदि में किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सबका हित रहेगा, वही सर्वोदय समाज की स्थापना है। तो रास्किन से लिए थे, अनटू द लास्ट रचना थी, रास्किन को उससे ग्रहण किए थे। अब सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा भारत में भी चलाया जाएगा सविनय अवज्ञा, और दक्षिण अफ्रीका में भी। तो इन्होंने किससे लिया था, थोरो एक अमेरिकी विचारधारा। दरअसल में थोरो एक अमेरिकी लेखक थे जो अपने एक भाषण में जो है सविनय अवज्ञा का सर्वप्रथम इस्तेमाल करते थे। बाद में जो है गांधी जी, चूँकि हम जानते हैं थोरो हो गया, टॉल्स्टॉय हो गया, रास्किन हो गया, इन सब का गांधी जी के जीवन पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो सविनय का अवज्ञा का शब्द जो है थोरो से इन्होंने ग्रहण किया था, एक अमेरिकी लेखक थे। टॉल्स्टॉय है, स्वर्ग तुम्हारे अंदर है, इस विचारधारा से जो है गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एक बौद्धिक गुरु के रूप में स्वीकार करते थे टॉल्स्टॉय को। तो टॉल्स्टॉय क्या है, स्वर्ग तुम्हारे अंदर है विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। अब देखिए इसमें दार्शनिक अराजकतावादी थे। दरअसल में राज्य एक आवश्यक बुरा है, जैसा मार्क्स जानते हैं राज्य को खत्म करना चाहते हैं, मार्क्स तो। लेकिन अगर हम देखें तो गांधी जी की विचारधारा मार्क्स विचारधारा में अंतर है। मार्क्स जहाँ जो है हिंसात्मक तरीकों को अपनाने पे पक्षधर देते थे, लेकिन गांधी जी उस तरीके की अपेक्षा नहीं करते, उस तरीके का मार्ग नहीं बताते हैं। इनमें क्या है कि सत्याग्रह पर विशेष रूप से इनका जो है फोकस था। तो एक प्रकार से राज्य को ख़त्म तो करना चाहते थे लेकिन हिंसात्मक रूप से नहीं, इसीलिए क्या है दार्शनिक अराजकतावादी श्रेणी में रखे जाते हैं। स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। दोनों शब्द को राजनीति में हम अध्ययन करेंगे, दोनों विचारधाराएं अलग से समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ चूँकि हमको मेन रूप से क्या जानना है कि गांधी जी कैसे थे, दार्शनिक अराजकतावादी। अब आते हैं गांधी जी, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाज का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी ने स्वयं को समाजवादी कहा है कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, लेकिन मेरे समाजवाद का मतलब है सर्वोदय, ये भी जानते रहिए। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में सत्याग्रह अपनाने पर हमेशा जोर दिए हैं ना। तो हड़ताल, जैसे हड़ताल है उत्पादन को ठप कर देना, तो क्या होता था, ये अंतिम स्थान पे है। इनके सत्याग्रह में अंतिम स्थान पे क्या है, हड़ताल। उपवास को सबसे प्रभावी साधन मानते थे, उपवास को क्या मानते थे, सबसे प्रभावी साधन मानते। इसीलिए होता नहीं आमरण अनशन होता है, अनशन होता है। अपने जीवन में कितनी बार अनशन आमरण अनशन की गतिविधियों को जो है अपना चुके थे। अब गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा कर लेते हैं, परीक्षाओं में जो लगातार प्रश्न आते रहे हैं उनमें। अब देखिए इसमें पहला कथन क्या है, एक कथन तो उसके बारे में देखेंगे। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। क्योंकि हम जानते हैं वस्त्रों के बारे में दो कथन कहे गए हैं।
एक देखिए इसी तरीके से मिलता जुलता कथन परीक्षाओं में पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी निष्ठुर है। नहीं, विदेशी वस्त्रों की निष्ठुर बर्बादी किसने कहा? अर्थात बर्बादी जैसे हमने देखा स्वदेशी आंदोलन, जब लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन कर देता, स्वदेशी आंदोलन उसके बाद होता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जो है बहुत व्यापक तौर पे जलाया जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? विदेशी वस्त्रों की निष्ठुर बर्बादी अर्थात जलाना नहीं चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी वहीं क्या करते हैं? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो दोनों कथन में कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों प्रश्न जो है यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है। जहां गांधी जी कहेंगे कि इनकी बर्बादी क्या, उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार अर्थात जला देना चाहिए। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर कहेंगे बर्बादी है, नहीं जलाना चाहिए, निष्ठुर बर्बादी कहें। ये दोनों में जो है आप कॉम्प्लिकेटेड बात है, इसको जो है जानते रहिए। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? हम जानते हैं जब वहाँ सरकार बना लेते हैं, जर्मनी से जापान जाते हैं, जापान से जो है इसी तरीके से सैन्य जब गठन कर लेते हैं आज़ाद हिंद फौज का, तो उसी भाषण के दौरान जो है अपने संबोधन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का जो इस्तेमाल किसने किया था, या राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखते हैं, देश की स्वतंत्रता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सही बात है, गांधी जी कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय गांधी जी का स्पष्ट कथन था, कांग्रेस का उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि समाप्त नहीं किया जाता है, लेकिन जानते रहिए कि उस समय कांग्रेस के सदस्य गांधी जी नहीं थे। दरअसल में 1934 में गांधी जी जब एक बार कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, कई बार अपने जीवन में कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन जब 1934 में कांग्रेस से गांधी जी इस्तीफा दे देंगे, फिर औपचारिक रूप से कांग्रेस की कभी सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पास करवाया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सदस्यता, चूँकि गांधी जी जो पार्टी से ऊपर थे, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पार्टी से ऊपर होते हैं, अपने व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उनकी पहचान से पार्टी की पहचान बन जाती, तो कोई बहुत मायने नहीं रखता था। इसलिए जो है गांधी जी कांग्रेस के 1934 में जब इस्तीफा देते हैं, उसके बाद कभी उसमें औपचारिक सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं, इसको जानते रहिए। गांधी जी पर देखिए, अगर हम प्रभाव की बात करें, उनके वैचारिक जीवन पर, उनके विचारधाराओं पर, उनके सामाजिक जीवन पर, उनके दर्शन पर, तो सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? श्रीमद् भगवद गीता का। ये गीता को गीता माँ के नाम से संबोधन करते थे। तो अगर पूछ लिया जाए कि जैसे गांधी जी पे सर्वाधिक विचारधारा का किसका प्रभाव पड़ा, उसमें टॉलस्टॉय हो जाएगा, रास्किन हो जाएगा, थोरो हो जाएगा, श्रीमद् भगवद गीता, तो श्रीमद् भगवद गीता का सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव गांधी जी पर पड़ा है। अगला कथन क्या है? अगला कथन महत्वपूर्ण है। गांधी जी को जैसे कहा जाता है, तो एक उसी परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण कथन है। गांधी जी का कथन है, जहाँ कायरता और हिंसा के मध्य चुनाव की बात होगी, मैं हिंसा का चुनाव करूँगा। अर्थात कायरता और हिंसा में, जैसे अहिंसात्मक हर जगह जो है कहा जाता है कि गांधी जी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, लेकिन उनका स्पष्ट कथन है, अगर कायरता में और हिंसा में किसी का मुझे चुनाव होगा तो मैं हिंसा का चुनाव करूंगा, कायरता को नहीं। ये जानते रहिए। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका 1912 ईस्वी में गए थे। यहाँ भारतीय परिस्थितियों को अवगत कराने के लिए, भारतीय परिस्थितियों से जो है उनको अवगत कराने के लिए 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले जो है दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी से मिलने गए थे। बाद में जब 9 जनवरी 1915 को देखिए भारत आते हैं महात्मा गांधी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में ही या उन्हीं के आधार में क्या करते हैं, भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का जो है अध्ययन करके बाद में जो है भारतीय राजनीति में भाग लेते हैं और उनको अपना राजनीतिक गुरु भी स्वीकार करते हैं। यहाँ पुस्तक भी एक लिखे हैं, कौन? गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। तो ये चीज़ जानते रहिए। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में मैं एक चीज़ ये नहीं बताया था कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में तो राजकुमार शुक्ल उनको बुलाएंगे, लेकिन जो है एक आदमी उनका विरोध भी करेगा इनके जो चंपारण सत्याग्रह में, तो एन.जी. रंगा। ये जानते रहिए, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी का। तो एन.जी. रंगा ने क्या किया था? महात्मा गांधी का विरोध किया था। अगला क्या है? महात्मा गांधी 1901 में, अब यहाँ महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, अध्यक्षता कौन किया था? दिनसा वाचा ने ही शायद की थी।
तो महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते, एक ही है 1901 में। अब सोचेंगे कि महात्मा गांधी तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते, फिर 1915 में वापस आते, नहीं, 1901 में गांधी जी फिर आए थे यहाँ भारत में, जहाँ उन्होंने क्या किया, वो अपना जो है 1901 में बम्बई में अपना विधि कार्यालय स्थापित किए थे, बम्बई में अपना विधि कार्यालय स्थापित किए थे। और उसी समय कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा कर रहे थे। उसी में सर्वप्रथम महात्मा गांधी जो है सम्मिलित भी हुए थे। इसको जो है महत्वपूर्ण चीज़ है, जानते रहे, परीक्षा में 2 बार आ चुका है, यूपी PCS में भी, लोअर में भी 1 बार, तो इसको जो है जानते रहिए। इसी तरीके से हमने जो है महात्मा गांधी के बारे में पूरा एक डिटेल अध्ययन किया। ये जरूरी नहीं है कि जितना अध्ययन किया है पूरा होगा। मैं बताया हूँ कि गांधी जी की चर्चा पूरा जितना आंदोलन रहेगा 1919 से लेकर 1948 तक इन्हीं की ओर केंद्रित ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट रहेगा, इसलिए हर जगह ये स्पर्श करते हैं। तो गांधी जी की चर्चा हर आंदोलन में होगी, जो बचा होगा इसके बाद उस आंदोलन उस जगह प्रश्न आ जाएगा, ताकि अगर परीक्षा में गांधी जी से कोई प्रश्न आता है तो हमारा गलत ना हो, ना छूटे। तो यही इतना चैप्टर था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।